look at this visual. On February 19, 2025, residents of Ayapakam village in Tamil Nadu staged a unique protest against Hindi imposition. They created traditional columns with messages like "Welcome Tamil language" and "Stop Hindi imposition." 26 जनवरी 1965 जब भारत अपना 16वां रिपब्लिक डे मना रहा था, पूरे भारत में जश्न का माहौल था, लेकिन किसी जगह खून खराबा हो रहा था। और रीज़न क्या थी? लैंग्वेज। बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस बहुत सारे नेता हमारे देश में ट्राई कर रहे थे कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। लेकिन 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मीटिंग हो रही थी यूपी में, और वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स जो थे उपस्थित थे। वहाँ पर एक तमिलनाडु के लीडर ने वार्निंग देते हुए बोला था कि मैं अपनी जनता के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब साउथ इंडिया जो है वो अलग कटकर एक अलग देश बन जाएगा, क्योंकि अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे तो वो साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा करेगा। पहले ही बहुत लोग ऐसे हैं साउथ में जो एक अलग देश की स्थापना करना चाहते हैं, और वहां पर अगर आप हिंदी भाषा को तूल दोगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपना एक अलग देश ही बना बैठेंगे। तो आप लोगों को ये तय करना है कि आप एक अखंड हिंदुस्तान चाहते हो या फिर हिंदी भाषी देश बनाना चाहते हो। इस वजह से उस पार्टी में सम्मिलित जितने मेंबर्स थे उन्होंने यही राय रखी कि हम इस मुद्दे को 15 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, यानी 15 ईयर्स तक हम इस पार्ट को ही पोस्टपोन कर देते हैं। और सब लोगों ने जो है इसके लिए सिग्नेचर भी दे दिए। बट प्रॉब्लम तब आई जब 1965 में दोबारा से ये इशू जो है वो उजागर हुआ। 1965 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और वो एक प्रो हिंदू थे, तो उन्होंने हिंदी को जो है एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। और इसके चलते तमिलनाडु के एक लीडर ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है उसका फॉर्मूला जो है वो रिकमेंड किया तमिलनाडु स्टेट में। अब उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में यही रिमार्क दिया कि हम तमिल को, इंग्लिश को और थर्ड लैंग्वेज में हिंदी के रूप में जो है लोगों को शिक्षित। ये जो बात है वो बुरी तरीके से फैल गई मद्रास स्टेट में। मद्रास के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे, और उनमें से कम 2 वीक्स में सामने आई बात कि 70 लोगों ने अपनी जान दे दी। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने अपने आप को ही आग लगा दी। यानी कि सोचिए, इतनी सी बात, एक लैंग्वेज के ऊपर लोग जो हैं वो मरने मारने पर उतारू हो गए। और ये देख के केंद्र सरकार ने फिर से एक डिसीजन लिया। उन्होंने यही कहा कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को हिंदी और इंग्लिश ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमने 1946 में डिसाइड किया था कि हिंदी और इंग्लिश को हम कुछ सालों तक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर रखेंगे, वही हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे इस सब चीजों को देख। तमिलनाडु में जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रिकमेंड किया था वो भी अब हट गया था। अब 1967 की मैं बात करूं तो फिर से एक फर्स्ट रीजनल पार्टी जो है वो पावर में आई, जो थी डीएमके। अब उस पार्टी ने आते ही जो है वो मोर्चा संभाल लिया तमिल कल्चर को एक नए अलग स्थान पर पहुंचाने का, यानी उसे ग्लोबलाइज करने का और तमिल आइडेंटिटी को बचाने का। कहीं ना कहीं हमने इतिहास को बुलाकर फिर से अपनी गलतियों को रिपीट किया है। यानी कि आज की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या नॉर्थ इंडिया की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट आती है कि तमिलनाडु या जितनी भी सदर्न स्टेट्स है वहां पर हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हम इतिहास को कहीं ना कहीं भुलाकर फिर से दोबारा से वो गलती को रिपीट कर रहे हैं? इतिहास की मैं बात कर रही हूँ 1965 के उस खून खराबे से, जो कि सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर शुरू हुआ था। और अगर हम तमिलनाडु के सीएम की बात करें, स्टालिन ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स में अपनी उल्लेख किया है कि जो केंद्र सरकार है वो बार बार उस पर हिंदी इम्पोजिशन के लिए फोर्स कर रही है। वो बार बार अपनी एनईपी पॉलिसीज के तहत ये सामने ला रहे हैं कि बार बार जो सरकार है वो हिंदी को भी तमिलनाडु में जो है वो स्थान देना चाहती है। और हमारा जो 2000 करोड़ का एक एजुकेशन फंड भी है वो भी सरकार ने फ्रीज कर दिया है, और कहीं ना कहीं हमारी स्टेट को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन हम इस वॉर के लिए ओपन है, हम इस लैंग्वेज वॉर के लिए ओपन है। हम अपनी तमिल आइडेंटिटी को नहीं खो सकते, हम हिंदी को फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस चीज के लिए उन्होंने 5 मार्च 2025 को एक मीटिंग भी बुलाई, जहां पर उनकी ऑल पीपल पार्टी जो है
उसके सारे मेंबर्स भी प्रेजेंट थे और उनकी विपक्ष पार्टी यानी AIADMK भी सारे मेंबर्स उपस्थित थे। और सारे मेंबर्स ने जो है वो रेजोल्यूशन निकाला कि हम आगे आने वाले 30 साल तक जो है वो डीलिमिटेशन पर साइन नहीं करेंगे। हम डीलिमिटेशन टॉपिक को जो है वो फ्रीज करना चाहते हैं अगले 30 सालों। डीलिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है डीलिमिटेशन के बारे में, उसे मैं एंड ऑफ वीडियो में टैग भी कर दूंगी, प्लीज उस वीडियो को मिस ना करें। उसमें मैंने बताया है कि डीलिमिटेशन आखिर है क्या, क्यों नॉर्थ में और साउथ में इतना क्लैशेस है डीलिमिटेशन को देखने के लिए, और सरकार इसके बारे में कर क्या रही है। लेकिन अभी आ जाते हैं इस फिलहाल की वीडियो में जहां पर हम लैंग्वेज वॉर के ऊपर बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ के क्लैशेस के बारे में बात कर रहे हैं और हिंदी को दोबारा से इंपोज करती हुई सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु सरकार जो है वो अब क्या करने वाली है, वीडियो में बात करने जा रहे हैं। स्टेट जो है अपनी पॉपुलेशन के बल पर जो है पार्लियामेंट में ज्यादा सीट्स ले लेती हैं। अब इससे साउथ की जो स्टेट है, साउथ के जो लीडर्स है वो हमेशा से ही नाखुश रहे हैं। और बात तो यहां तक आ गई है कि जो साउथ की गवर्नमेंट यानी जो साउथ के स्टेट्स के जो लीडर्स रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते थे, वो आजकल इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं इस चीज पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक टिकिंग बॉम्ब है जो कभी ना कभी फट सकता है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है साउथ की स्टेट्स के लिए, क्योंकि वहां के जो अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे और वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी जो है उन पर इंपोज की जाए। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतने ज्यादा क्लैशेस है नॉर्थ और साउथ के बीच में, क्यों जो साउथ स्टेट है, या अगर हम पर्टिकुलर DMK स्टैलिन की बात करें तो क्यों वो हिंदी से इतनी ज्यादा हेट करते हैं, या फिर इसके चारों तरफ घूमने वाली पॉलिटिक्स से। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर हमेशा से बवाल खड़ा हुआ है। बात सिर्फ 1965 की नहीं है, उससे पुरानी भी है, क्योंकि पुराने जो पॉलिटिशियंस रहे हैं तमिलनाडु के वो द्रविडियन कल्चर से बिलोंग करते थे। द्रविडियन कल्चर में एक एंटी हिंदी स्टैंस है जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। पेरियार और जस्टिस पार्टी ने ही तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स की नींव रखी थी और उनको ये लगता है कि जो द्रविडियन है वो मूल निवासी हैं साउथ के, और जो नॉर्थ से आर्यन लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं आकर इनके कल्चर को हिट करते हैं, इनके खान पान को चेंज करते हैं, इनके लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये मानना भी गलत नहीं है कि नेशनल यूनिटी के नाम पर एक लैंग्वेज को उन पर इम्पोज किया जा रहा है। उनकी पुरानी सभ्यता यानी इतने हजारों वर्ष से चली आ रही जो उनकी सभ्यता है उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो हिट किया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 1968 की, 1986 की और आज की भी एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमेशा से ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पॉलिसी बनाई रही है। उसमें से फर्स्ट लैंग्वेज होती है इंग्लिश। अगर हम सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो हमारा जो इन्वायरमेंट स्टडी है या फिर हमारा सोशल साइंस है, हर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। सेकेंड लैंग्वेज दी गई थी फॉर हिंदी बेल्ट, हिंदी लैंग्वेज, और थर्ड लैंग्वेज उन्हें दी थी कि वो कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी। सेम जो पॉलिसी है वो अप्लाई की गई थी, रिकमेंड की गई थी साउथ के स्टेट्स में भी। उन्हें भी यही पॉलिसी फॉलो करनी थी जिसमें 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला था, जिसमें उन्हें पहले इंग्लिश, देन फॉर तमिलनाडु स्टेट इट वुड बी तमिल, एंड थर्ड लैंग्वेज उनकी पहले जो है वो हिंदी बनाई गई थी, जिसका उन्होंने काफी ज्यादा जो है प्रोटेस्ट किया। क्योंकि अगर हम डेटा की भी बात करें तो 90% जो लोग हैं हिंदी बेल्ट से वो एक सिंगल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो क्यों तमिलनाडु में हम थर्ड लैंग्वेज का बैरियर बना रहे हैं और हिंदी को जो है वो इंपोज कर रहे हैं। अगर हम स्टैलिन की भी बात करें और अभी जो फिलहाल 2020 की नई NEP पॉलिसी की बात करें तो उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि पहले तमिलनाडु को इंग्लिश पढ़ाया जाए, फिर उनकी एक रीजनल लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं, एंड थर्ड लैंग्वेज वो कोई भी इंडिया की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू लर्न हिंदी। बट प्रॉब्लम हेयर इज जो CM स्टैलिन की तरफ से आई है कि प्राइवेट स्कूल तो फिर भी इस चीज को देख लेंगे, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उसमें इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम जो है एक नई लैंग्वेज ही लर्न करना सिखा दें। यानी अगर हम कोई और लैंग्वेज भी इंडिया की चूज करते हैं तो उसके लिए हमें लैक्स ऑफ जो है रिसोर्सेज चाहिए और उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। तो घूम फिर कर दोस्तों वहीं पर बात आ जाती है कि फिर से जो है उन्हें हिंदी ही सिखानी पड़ेगी, जिसका वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। में हिंदी को लेकर हमेशा से ही डर का माहौल बना रहा है।
क्योंकि सीएम स्टैलिन की तरफ से अगर हम स्टेटमेंट को समझे तो उनका कहना था कि हिंदी ऑलरेडी 25 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया को निगल चुकी है। यानी अगर हम बात करें मगधी की, भोजपुरी की या इस तरीके की लैंग्वेज की जो हमेशा से इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थी, उनको कहीं ना कहीं हिंदी ने निगल लिया है। वो नहीं चाहते कि उनकी लैंग्वेज यानी तमिल लैंग्वेज को भी इसी तरीके से हिंदी जो है वो निगल जाए, और बार बार जो है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने कल्चर के लिए तमिलनाडु में शुरू से ही प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और अब बात सामने आई है कि जब सारे साउथ स्टेट के अगर नेता एकजुट हो जाते हैं और हिंदी का उसी तरीके से इम्पोज करते हैं, तो देखने होगी कि आगे आने वाली जो पॉलिसीज होंगी उसमें हम थर्ड लैंग्वेज को रखते हैं या फिर थर्ड लैंग्वेज को हम हिंदी ही इम्पोज करेंगे। ये देखना बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्प रह जाएगा। दोस्तों मुझे भी लगता है कि हमें कोई भी लैंग्वेज किसी भी कल्चर या किसी भी स्टेट के लिए इम्पोज नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज कर रही है अकॉर्डिंग टू एनईपी पॉलिसीज भी हम देखें, वो इम्पोजमेंट, वो फोर्समेंट जो है वो सही नहीं है। थॉट और भी है, क्या हमें वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो फॉरेन से आई है, यानी शुड वी टेक इंग्लिश एज अ मैंडेटरी लैंग्वेज इन सदर्न स्टेट्स एंड नॉट द लैंग्वेज विच कम्स फ्रॉम इंडिया ओनली। अगर हम पुरानी सभ्यता यानी पुरानी लैंग्वेजेस की भी बात करें तो सबसे पहले द्रविडियन लैंग्वेज आई थी और उसके बाद हिंदी लैंग्वेज आई थी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन जो हो रहा है सदर्न स्टेट्स में वो सही है? क्या हमें अपनी एनईपी पॉलिसीज को जो है वो बनाए रखना चाहिए और हिंदी जो है वो फोर्सफुली सदर्न स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए, या फिर हमें जो है वो जो अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु उनकी ट्राइड एंड टेस्टेड है वो ही फॉलो करने के लिए उनको छूट देनी चाहिए? तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? और मुझे इस थॉट पे भी ज़रूर अपने कमेंट्स बताइए कि क्या हमें वो वाली लैंग्वेज मैंडेटरी बनानी चाहिए जो एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसे मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, या फिर हमें वो लैंग्वेज अपना लेनी चाहिए जो हमारी इंडिया से ही निकली है, यानी हमारी भारत की सभ्यता से ही निकली है? तो प्लीज़ इस थॉट पे भी अपने कमेंट्स जो है ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसे जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।